Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. देखते हैं पहला क्वेश्चन। अपवर्तन का सामान्य चक्र से संबंध है। ये अपवर्तन का जो चक्र है वो किससे संबंधित है? नलीय अपवर्तन से संबंधित है या नलीय अपवर्तन से? तो सामान्य ये आपका दूसरा होगा, यानी नलीय अपवर्तन से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपवाह प्रतिरूप जो इसके परिवाहित होने की मूल संरचना द्वारा नियंत्रित नहीं होता, यानी ऐसा अपवाह प्रतिरूप जो ढाल का अनुसरण नहीं करता। क्या? ढाल का अनुसरण नहीं करता। अगर ढाल है तो ढाल की तरफ उसकी गति नहीं है, तो वो कैसा अपवाह प्रतिरूप होगा? तो कैसा होगा? आक्रमणवर्ती। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्वास पद का अर्थ है क्या? श्वास पद का अर्थ है समुद्री धारा जब चलती है और समुद्री धारा जब आके तट से टकराती है, तट से पहले ही समुद्री धारा की जो तरंगे हैं वो एक निश्चित दूरी पर क्या हो जाता है? टूट जाती है। क्या? टूट जाती है। जब टूट जाती हैं और फिर समुद्र तट की तरफ बढ़ती हैं तो उसे ही क्या बोलते हैं? श्वास बोलते हैं। क्या? श्वास बोलते हैं। और ये श्वास जब जाके समुद्र से टकराता है, टकराकर फिर जल पीछे की तरफ क्या बैक होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? बैक श्वास बोलते हैं। तो यहाँ पर श्वास पूछा गया है, तो आपका तीसरा आंसर क्या होगा? तीसरा आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सी हिमजलीय निक्षेप से बनी वो आकृति नहीं है? अब इसमें आप देखेंगे तो सभी जितने भी हैं सभी हिमजल से बने हैं, लेकिन इसमें पूछा गया है कि हिमजलीय निक्षेप से। क्या? हिमजलीय निक्षेप से। तो आप देखेंगे हॉर्न जो है वो हिम निक्षेप से नहीं अपवर्तन से बनता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भृगु के आधार पर सतही प्रक्षालन द्वारा जमा असंपीड़ित चट्टान सामग्री को कहा जाता है? तो आपका दूसरा नंबर सही होगा, विस्फोटक। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडलीय ऊर्जा का स्रोत है? यानी वायुमंडल में जो भी प्रक्रिया, जो भी घटना घटित हो रही है वो ऊर्जा के कारण घटित हो रही है। तो कहाँ से ऊर्जा वायुमंडल में आता है? तो गुप्त, क्या? गुप्त ऊष्मा से। जैसे जब वाष्पीकरण होता है तो वाष्प में गुप्त ऊष्मा रहती है, उसी गुप्त ऊष्मा से वायुमंडल का सारा कार्य क्या होता है? चलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बन रहे बादल में विद्युत के निर्माण में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया महत्वपूर्ण है? तो तीसरा आपका आंसर सही होगा। जब वायु ऊपर उठती है बहुत तेजी से तो विद्युत का निर्माण होता है सामान्यतः। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कथन और कारण से है। जब सूर्य ताप सब जगह समान रूप से पड़ता है तब भू सतह जल भार की तुलना में तेजी से गर्म होता है। सही है, क्योंकि स्थल खंड में प्रकाश अधिक वेग नहीं कर पाता, यानी अधिक नीचे तो नहीं जाता, बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। सागर जल में प्रकाश 200 मीटर तक जाता है तो जल्दी गर्म नहीं होगा। अगला कारण है धरती अपारदर्शी है, जबकि जल और धरती पारदर्शी, ये भी सही है। तो आपका पहला आंसर होगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सी टाइप जलवायु के अंतर्गत शीत के दौरान ज्यादा वर्षा होती है? तो CS जो है, क्या? CS यानी कि भूमध्य सागरीय जलवायु। तो भूमध्य सागरीय जलवायु में आप देखेंगे शीतकाल में वर्षा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरियोलिस बल के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? पहला, ये पृथ्वी के आवर्तन का प्रभाव है, यानी पृथ्वी घूमती है उसके कारण, ये कथन तो सही है। अगला, ध्रुवीय क्षेत्र के ऊपर अधिकतम होता है, क्या? ये भी सही है। ये प्रत्यक्ष रूप से घर्षण बल से संबंधित है, ये भी सही है। अगला है, ये वायु गति का समानुपातिक होता है, तो ये वायु गति का समानुपातिक नहीं होता है। आपका चौथा जो होगा वो आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अटलांटिक महासागर के तल से मध्य अटलांटिक कटर की ऊंचाई कितनी है? पूछा जाएगा। अटलांटिक महासागर में देखेंगे तो आप यस आकार का आपको कटर मिलेगा वहां पर, क्योंकि जो दो प्लेटें हैं वो क्या हो रही हैं? अपसरित हो रही हैं,
तो वो जो कटक है उसकी ऊंचाई पूछा जा रहा है, तो उसकी ऊंचाई लगभग 3 किलोमीटर है। सागर तल से लगभग 3 किलोमीटर ऊंचाई। अगला क्वेश्चन, वह प्रवाल भित्ति जो सामान्यतः समुद्र तट के उस हिस्से में पाई जाती है जहां कोई छिछला जलमार्ग या लघुन, उसे कौन सी प्रवाल भित्ति बोलते हैं? तटीय प्रवाल भित्ति बोलते हैं। क्या? तटीय प्रवाल भित्ति बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए है? अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए है? ये तो सामान्यतः ओजोन के संरक्षण के लिए है, लेकिन यहाँ पर क्योटो प्रोटोकॉल कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत। तो उसी तरह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत क्या कम किया जाएगा? ओजोन तो कम किया नहीं, ये ओजोन से संबंधित है, तो कम किया जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन समान तापमान पर महासागरीय जल और वायु के घनत्व के अंतर के बारे में सत्य है? तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि महासागरीय जल का घनत्व वायु की तुलना में 800 गुना होता है। इसको आप याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी खाड़ी में विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार पाया जाता है? फंडी की खाड़ी है क्या? कैलिफोर्निया में आपको मिलेगा फंडी की खाड़ी। यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या ज्वार, सबसे ऊंचा ज्वार पाया जाता है, यानी सामान्य ज्वार की तुलना में 20% ऊंचा ज्वार यहाँ पर पाया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ये वकालत की कि इतिहास को भौगोलिक दृष्टि से देखा जाना चाहिए और भूगोल को इतिहास के दृष्टि से देखा जाना चाहिए? तो हेरोडोटस ने ये सब ये वाक्य कहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मात्रात्मक क्रांति का दार्शनिक आधार है? तो प्रत्यक्ष वाक्य है, दार्शनिक आधार। अगला क्वेश्चन, मिस्र नील नदी की देन है, किसने कहा था? सरल क्वेश्चन, हेरोडोटस ने कहा था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस विद्वान ने टालमी की पुस्तक में सुधार किया? अब टालमी की पुस्तक आपको जानना चाहिए कि टालमी की पुस्तक कितनी है। आप तुरंत अपनी किताब को उठाइए और देखिए टालमी की पुस्तक का क्या क्या नाम है। एक पुस्तक होता है जिसका नाम अल्माजेस्ट है, तो अल्माजेस्ट में सुधार किया था अल इदरीसी ने। क्या? अल इदरीसी ने किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसने मानसिक मानचित्र की अवधारणा पेश की? तो किसने किया था? व्हाइट और गोल्ड। क्या? व्हाइट और गोल्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये आपको सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। पहला देखिए आप, प्राइमेट नगर। क्या? प्राइमेट। अब प्राइमेट नगर किससे संबंधित है? जेफरसन ने दिया था। क्या? जेफरसन ने दिया था। अब इसमें सबसे बड़े शहर और निकटतम दूसरे शहर के बीच संबंध है। क्या? सबसे बड़ा शहर जो है और दूसरे शहर से संबंध है, तो आप देखेंगे आपका चौथा बी होगा। क्या? चौथा बी होगा। आप चौथा जब बी लगाएंगे तो पहला आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए पहला जो है वो क्या? पहला डी होगा, दूसरा सी होगा और तीसरा ये होगा। तो आप ऐसे एक क्वेश्चन अगर जानते हैं तो एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित लेखों में से किसने किसी शहर की जनसंख्या के घनत्व की पद्धति की व्याख्या करने सूत्र dx बराबर d का प्रयोग किया था? यहाँ dx क्या है? टी है, x क्या है? दूरी है। तो किस विद्वान ने दिया था? इसको क्लार्क ने दिया था। क्या? क्लार्क ने। आप जनसंख्या भूगोल मॉडल पढ़ेंगे तो वहां आपको ये सूत्र मिल जाएगा। तो एक बार आपको पढ़ना है, ध्यान में रहे, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं कि आप सब कुछ रखिए। ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है वो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। भारत की जनसंख्या पूछी गई है और कितना है? बिल्कुल एग्जैक्ट टोटल पूछा गया है। 121 करोड़ है, सभी लोग जानते हैं। इस समय तो 130 करोड़ से ऊपर होगा, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है। इसको सब लोग जानते हैं, लेकिन एग्जैक्ट फिगर क्या है वो सामान्यतः बहुत कम लोग याद रखते हैं। तो एग्जैक्ट फिगर क्या है? आपको लास्ट वाला याद रखना है, 14,977 ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि कब? भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि आप देखेंगे तो 1971 में सबसे ज्यादा हुई है। तो 1951 से 81 आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न क्या? अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व की मानव जनसंख्या के दूसरी बार दुगना होने की अवधि निम्नलिखित समय अंतराल किसके बीच है? ये भी मौर्य की किताब में स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि कितने साल में
जनसंख्या डबल हुई है। दूसरी बात, तो ये 1850 से 1930 यानी कि 100 वर्ष भी नहीं लगा कि जनसंख्या डबल हो गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी कृषि भौगोलिक पद्धति फसल विविधीकरण अध्ययन के लिए आवश्यक है? अगर फसल विविधीकरण को देखना है तो आप उत्तर प्रदेश को देखेंगे तो पता चल जाएगा नहीं, आपको क्षेत्र के स्तर पर देखना, नहीं छोटे छोटे आपको जिले के स्तर पर देखना पड़ेगा कि कैसा फसल है, तो आपको विविधीकरण आसानी से पता लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी स्वयं को घास पात से ढकने वाली मिट्टी के रूप में जानी जाती है? तो ये काली मिट्टी है। क्या? काली मिट्टी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, डॉट डॉट ने दो प्रतिस्पर्धी फर्मों के बाजार क्षेत्र के बीच रैखिक बाजार मूल्य सीमा की अवधारणा की थी। इसमें आपको बताना है कौन सा वो विद्वान था। क्या कौन सा विद्वान था? तो प्लांडर ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा कारक सरकार की परिवहन नीतियों पर ध्यान देने का कारण नहीं? अभी इस क्वेश्चन को देखेंगे तो उस समय में सही हो सकता है, लेकिन आप वर्तमान समय में देखेंगे तो सरकार सांस्कृतिक कारकों पर भी ध्यान दे रही है। जैसे बहुत सारे सर्किट बन रहे हैं, तो सर्किट बन रहे हैं तो उसके माध्यम से जैसे आपने चार धाम देखा होगा, चार धाम में रोड का विस्तार किया जा रहा है। तो चार धाम है उनको रोडों से जोड़ा जा रहा है, तो वो सांस्कृतिक धाम है, उनको जोड़ा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन सामान्यतः आप कह सकते हैं वर्तमान देश में तो गलत है, लेकिन उस समय जब ये सांस्कृतिक देश को ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, तो सांस्कृतिक दृष्टिकोण जो है वो आपका यहाँ पर सही हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उद्योग में कौन सा भारी इंजीनियरिंग उद्योग है? तो हैवी मशीनरी है। क्या? हैवी मशीनरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने रिमलैंड सिद्धांत की संकल्पना की थी? तो बहुत सरल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा आपको समय लगाने की आवश्यकता है। किसने की थी? चलो स्पाइकमैन ने दी। क्या? स्पाइकमैन ने दी थी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रिफिथ टेलर द्वारा कितनी मानव जातियों की पहचान की गई? क्या? कितनी मानव प्रजातियों की पहचान की गई? तो 5। क्या? 5। अगला क्वेश्चन, निम्न में किस वर्ष मैकिंडर ने अफ्रीका सहित विश्व द्वीप को पुनः निर्धारित किया? मैकिंडर का आप देखेंगे, मैकिंडर को जो पढ़ेंगे तो उन्होंने जो हृदय स्तर का सिद्धांत दिया है उसको उन्होंने पुनः बार बार संशोधित करके समय के अनुसार अनुकूल करने की कोशिश की है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि अफ्रीका को भी उन्होंने विश्व द्वीप में शामिल कर लिया। कब? 1919। अगला क्वेश्चन, रेड इंडियन अथवा अमेरिकन इंडियन किस प्रजाति से? सिंपल सा क्वेश्चन है, मंगोलाइड। कौन सा पद शहर और नगरों में शुद्ध जनसंख्या वृद्धि को इंगित करता है? क्या? नगरों में या शहरों में कौन सा पद है जो वहां की जनसंख्या वृद्धि को क्या करता है? इंगित करता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण है, शहरी क्षेत्र है, तो यहाँ पर आप कौन सा जो सबसे कह सकते हैं अनुकूल होगा उसे आप चुनेंगे। कौन सा सबसे ज्यादा अनुकूल है? आप यहाँ पर शहरी विकास को अगर चुने बहुत ज्यादा, बस जनसंख्या वृद्धि तो बहुत कुछ शामिल हो जाएगा, लेकिन इसमें पूछा है कौन सा पद शहरों और नगरों में शुद्ध जनसंख्या वृद्धि को अंगित करता है कि जितना जनसंख्या वृद्धि हो उतना शहरी विकास हो। तो यहाँ पर शहरी विकास अन्य की तुलना में सबसे ज्यादा क्या तर्कसंगत होगा, तो आप लगा सकते हैं, आप बी भी लगा सकते हैं यानी जनसंख्या वृद्धि, लेकिन यहाँ पहला जो है ज्यादा क्या है? तर्कसंगत है। निम्न में कौन सी प्रक्रिया आयोजना से संबंधित नहीं है? यानी कोई भी आयोजना बन रहा है तो उसमें कौन सी प्रक्रिया है जो संबंधित नहीं है? तो इसमें देखेंगे लगभग अवधारणा हो गया, प्रकटीकरण हो गया, तैयारी हो गई। विकास संबंधित नहीं है, विकास परिणाम होता है, वो सबसे बाद में होता है। ये बोल रहा है कि प्रक्रिया आयोजन से संबंधित है, पहले ही आपको बनाना है, विकास तो उसका परिणाम होता है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रीय विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है, तो वाल्टर विजार्ड को क्षेत्रीय विज्ञान के पिता के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस विद्वान का यह मानना है कि प्रत्येक सुविचारित कार्य सबसे पहले दिमाग में
चिंतन से शुरू होना चाहिए। यह वास्तविक रूप ले सके इसके पूर्व चिंतन प्रक्रिया में शामिल कर इसका अभ्यास भी करते रहना चाहिए। तो ये बेंटन मैके का ये कथन है। क्या बेंटन मैके का ये कथन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास में पिछड़े अथवा अपूर्ण क्षेत्रों की पहचान में जो सर्वेक्षण किया जाता है उसे कहते हैं नैदानिक सर्वेक्षण। नैदानिक मतलब डायग्नोस्टिक, यानी कि वहां पर जो समस्या है ऊपर सर्वेक्षण करके उसको क्या किया जाए, हटाया जाए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादक राज्य कौन है? तो सामान्य बात है उत्तर प्रदेश है। क्या उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि 90% कोयला उत्पादित करता है, यानी कौन सा राज्य समूह है जो 90% कोयला उत्पादित करता है? तो इसमें आप देखेंगे झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये तीन आपका जो होगा वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत विश्व में सबसे अधिक वाहन निर्माण करने वाला देश बन गया। अब वाहन में जितने वाहन आते हैं सबको शामिल किया गया है। तो ये 2009 में भारत देश का सबसे बड़ा क्या वाहन निर्माता बना। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में गेहूं उत्पादक क्षेत्र अर्ध एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों तक सीमित है। दूसरा कारण क्या है? कारण ये है कि इस फसल को अत्यधिक स्थिरतम पानी की आवश्यकता नहीं होती, तो बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। स्थिरतम मतलब जैसे धान में जैसे पानी भर दिया जाता है वैसा पानी की जरूरत नहीं होती। तो दोनों क्वेश्चन सही है, लेकिन व्याख्या जो है वो नहीं है कि वो शुष्क क्षेत्रों तक सीमित है। तो क्यों सीमित है ये नहीं बताया जा रहा है। क्या ये नहीं बताया जा रहा है? तो आप दूसरा आंसर आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में सोनसिरी जल विद्युत परियोजना है? सिंपल सा क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश। निम्न में कौन सा जीआईएस सॉफ्टवेयर नहीं है? अब आपको जब जीआईएस पढ़ेंगे तो उसमें सॉफ्टवेयर बहुत सारे सॉफ्टवेयर दिए होते हैं, तो एक बार उन सॉफ्टवेयर को देख लीजिए। क्या उन सॉफ्टवेयर को देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में सॉफ्टवेयर से क्वेश्चन आए हैं तो हो सकता है एक क्वेश्चन आपका बन जाए, और एक क्वेश्चन का तो काम बहुत है, एक क्वेश्चन बढ़ता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो कौन सा इसमें नहीं है? तो इसमें आप देखिए जो ऑटो कैड है ना वो सॉफ्टवेयर नहीं है, और मैप इन्फो, आर्डास और आर्क व्यू ये क्या है? ये है। ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विस्तार वन और अनुपात 50,000 मापक मानचित्र पर 3 सेंटीमीटर पूरे 3 सेंटीमीटर वर्ग द्वारा परिबद्ध क्षेत्र को बता रहा है, तो इसमें आपको बताना है। तो ये आपका जो चौथा ऑप्शन है वो आपका सही होगा। क्या चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु अथवा परिघटना में परिवर्तन आकलन सुदूर संवेदन द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला जीआईएस का प्रयोग आंकड़ों के परिवर्तन के आकलन में सहायक है। तो ये आपका जो है दोनों सही है। क्या आपका दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। क्या व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कुछ विद्वान है और उन्होंने कौन सा विचार दिया है वो आप देखिए। सेवर स्काई में क्या दिया? हवाई शक्ति के बारे में दिया है। तो हवाई शक्ति आप 1C लगाएंगे वैसे ही आपका क्या सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैकेंद्र को जानते हैं क्या दिया उन्होंने? एक महान ने क्या समुद्री शक्ति दी है, और मैकेंद्र ने स्पाइक मैन ने क्या दिया है? क्लीवलैंड। मैकेंद्र ने एथल शक्ति दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में किसके कारण किसी हवाई फोटो छायाचित्र की स्केल में बदलाव आ सकता है? तो आपका भू-उच्चावचन जो है इसके कारण बदलाव आ सकता है। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।